वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं बैड बॉय कार्तिक। कहानी की शुरुआत में हम कस्तूरी को देखते हैं जो अपने पति वासु और भाई कार्तिक के साथ रहती है। पेशे से कस्तूरी एक लॉयर है और वासु एक सुपरमार्केट का मालिक। अब कस्तूरी की बात करें तो वो एक केस लेती है जिसमें एक बुजुर्ग कपल की जो जमीन है ना वो किसी सीनू नाम के बंदे ने हथिया ली। अब सीनू जब अदालत में पेश होता है तो जज बिना कुछ ज्यादा कस्तूरी की दलील सुने सीनू के हक में फैसला दे देता है, क्योंकि सीनू ने पहले से जज को घूस दे दी थी। अब ये देखकर कस्तूरी पूरी तरह टूट जाती है कि क्या हो रखा है पूरे डिपार्टमेंट में। सोचने लगती है कि इस देश में क्या कानून, ये तो बस खिलौना बन के रह गया है। जब जज के यही हाल है तो लोगों को न्याय कौन देगा। वो मतलब खुद में बातें करती है। इसी के साथ एंट्री होती कार्तिक की, जो कि कस्तूरी का भाई है। दोस्तों, कार्तिक सीनू के अड्डे पे जाकर उसे और उसके आदमियों को इतना ज्यादा मारता है कि सीनू खुद ही वो जमीन छोड़ देता है। मतलब जो चीज कानून नहीं कर पाया वो कार्तिक ने आधे घंटे में कर दी। लेकिन कस्तूरी कार्तिक के इस काम से बिल्कुल खुश नहीं होती। असल में कस्तूरी ने कार्तिक को इंजीनियरिंग करवाई है और वो अब चाहती है कि कार्तिक जल्दी से इंडिया से बाहर जाकर जॉब वगैरह करके अपनी जिंदगी सेट करे। लेकिन एक कार्तिक है दोस्तों जिसका वीजा ही बार बार रिजेक्ट हो रहा है। ऑलरेडी 4 देशों का उसका वीजा रिजेक्ट हो चुका है। तो कस्तूरी कार्तिक से कहती है, देख अब अगर तेरा वीजा नहीं लगा तो समझ लेना मैं तेरे जीजा का खून कर दूंगी। ये सुनकर वासु शॉक में रह जाता है। वो तो ऐसी कहती है, वासु उसका पति है दोस्तों, मतलब कार्तिक का जीजा। तो इसके बाद कार्तिक अपने दोस्त शिवा से मिलता है। शिवा पूछते, भाई तू जानबूझ के अपना वीजा इंटरव्यू फेल करवा रहा है ना। अरे यार, तेरी बड़ी बहन की ख्वाहिश है कि तू सेटल हो जाए और अच्छी नौकरी करे, क्यों नहीं सेटल हो जाता, क्यों अपना वीजा रिजेक्ट करवाता रहता है। तो कार्तिक कहता है, भाई ये बात है ना कि मैं कभी भी अपनी दीदी से दूर नहीं रहा, और ऊपर से अगर मैं उनके साथ नहीं रहूंगा तो उनकी हिफाजत कौन करेगा। अरे वो अक्सर देखा ना पंगे लेती रहती है, लॉयर बन गई है। इसलिए मैंने एक आइडिया सोचा है जिससे दीदी मुझे कहीं भी जाने को नहीं बोलेगी। इसके लिए मैं एक ऐसी लड़की को छेड़ूंगा और उसे फिर शादी के लिए प्रपोज करूंगा। मतलब लड़की ऐसी होनी चाहिए जिसका गुस्सा उसकी नाक पे रहता हो, और फिर वो लड़की गुस्से में जाकर पुलिस कंप्लेंट कर देगी। मेरे ऊपर केस हो जाएगा तो वैसे भी मुझे कोई वीजा नहीं मिलेगा। बाकी रही बात दीदी की, तो उन्हें लगेगा कि मैं उस लड़की से प्यार करने लगा, इसलिए मैंने ये हरकत की, तो वो भी मुझे कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगी। ये सोचकर दोस्तों कार्तिक अपने प्लान को सफल करने के लिए कई लड़कियों से मिलता है, लेकिन वो सभी कार्तिक से शादी करने के लिए मान जाती है। मतलब इंटरफेयर तो हो ही नहीं रहा, मतलब कोई लड़की मना कर ही नहीं रही। तो इस तरह कार्तिक का प्लान सफल नहीं होता, लेकिन उसने हार नहीं मानी होती है। इसी बीच जब वो शिवा के साथ एक जगह बैठा होता है तभी वहाँ पर एक लड़की आकर एक बाइक की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये किसकी है बाइक। तो कार्तिक कहता है मेरी है। वो लड़की कहती है तुम जल्दी से इधर आ जाओ पहले। अब ये देखकर कार्तिक को लगता है कि ये लड़की बढ़िया रहेगी, ये पहले से गुस्से में लग रही है, मौका देखते ही इसको शादी के लिए पूछ लेता हूँ तो तुरंत पुलिस कंप्लेंट कर देगी। यही सारी बातें सोचकर कार्तिक उसके पास जाता है। लड़की उसे अपना नाम महालक्ष्मी बताती है, जिसे शॉर्ट में कार्तिक महा बोलता है। तो हम भी दोस्तों उसको महा बोलेंगे, ओके। तो महा कार्तिक से कहती है कि मुझे एक जगह जल्दी जाना है, बाइक स्टार्ट करो प्लीज, मुझे वहाँ ले चलो। अब कार्तिक की कुछ समझ में नहीं आता। वो महा को बाइक पे बैठाकर एक हॉस्पिटल पहुंचाता है। असल में यहाँ पर महा इसीलिए आई होती है क्योंकि उसने एक फेसबुक पोस्ट में देखा था कि किसी को यहाँ पर ओ पॉजिटिव ब्लड की जरूरत है और महा का ब्लड ग्रुप यही है। तो वो इस बारे में जाकर डॉक्टर से पूछती है, तो डॉक्टर उसे बताता है कि ये पोस्ट तो 1 महीने पुरानी है, जिसने वो पोस्ट डाली थी उसने हटाया नहीं, और इस तरह रोज 2 से 4 लोग यहाँ ब्लड देने आ जाते हैं। अब ये देखकर कार्तिक को महा के ऊपर बड़ी हंसी आ जाती है, जो चीज महा को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि मैं यहाँ समाज सेवा कर रही हूँ, मतलब खून देना समाज सेवा ही हुआ, और ये हंस रहा है मुझ पे। लेकिन अब कार्तिक उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो तो जाने लग जाती है। यहाँ तक कि वो महा को शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है, जो सुनते ही महा बोलती है कि तुम जानते हो कि मैं किसकी बेटी हूँ। कार्तिक बोलता है कि तुम किसी की भी बेटी क्यों ना हो, लेकिन तुम एक काम करो, जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दो, और नहीं कर रही तो मेरे साथ शादी कर लो। महा कहती है कि मेरे पापा खुद एसीपी हैं, जिनका अभी वाइजैक में ट्रांसफर हुआ है। और यहाँ सीन होता है कट, और हम महा के पिता एसीपी प्रकाश को देखते हैं, जो कि वैसे तो काफी स्ट्रिक्ट और ईमानदार ऑफिसर है, लेकिन अपनी पत्नी से बड़े डरते हैं। प्रकाश की 2 बेटियां हैं, एक महा और दूसरी अनु। अनु छोटी है और महा बड़ी। तो इसके बाद कहानी जाती है कस्तूरी और वासु की तरफ। कस्तूरी वासु से कहती है कि मुझे वहाँ जाना ही होगा, डर लगता है कि कहीं उसे पता चल गया तो वो न जाने क्या कर बैठेगा। वासु कहता है तुम चिंता मत करो, हम उसे कुछ पता लगने नहीं देंगे। तुम एक काम करो, उसे फोन करो कि तुम 2 दिनों के लिए विजयवाड़ा जा रही हो किसी काम से। कस्तूरी कार्तिक को कॉल करके ठीक ऐसा ही करती है, जिस पर कार्तिक कहता है कि ठीक है। अब कस्तूरी ने कार्तिक से झूठ बोला है कि वो विजयवाड़ा जा रही है, बल्कि वो तो अनंतपुर जा रही है। इसके बाद हम कस्तूरी को अनंतपुर में एक जज के सामने देखते हैं। उसके साथ कादरी इलाके के गांव वाले भी वहां पे इकट्ठा होते हैं। असल में दोस्तों ये गांव वाले वर्धा रेड्डी और गोविंदप्पा नाम के 2 राक्षसों से परेशान हैं। इन दोनों ने कई लोगों को मारकर या धोखे से उनकी जमीन हथिया रखी है। तो इन्हीं दोनों के खिलाफ
कस्तूरी गांव वालों के साथ जज से कंप्लेन करने आई होती है, क्योंकि ये जज थोड़ा ईमानदार मालूम होता है और अभी यहाँ पे ट्रांसफर होके आया है। बाकी गोविंदप्पा और वर्धा रेड्डी के खिलाफ कोई भी कंप्लेन लेने को तैयार नहीं होता, फिर वो चाहे पुलिस वाला हो या कोई और अधिकारी, क्योंकि इन दोनों की ऊपर तक पहचान है दोस्तों, जो इनको आखिर में बचा ही लेते हैं। ये सारी बातें जानते हुए जज इनकी कंप्लेन एक्सेप्ट कर लेता है और वो पहले ऑर्डर देता है गोविंदा के ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो। जो खबर गोविंदप्पा को एक पुलिस वाला दे देता है, वो गोविंदप्पा को उस जज का नाम भी बता देता है जिसने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठाई है। ये सुनते ही गोविंदप्पा अपने आदमियों के साथ जज के घर में जाकर उसे डरा धमका देता है और पूछता है कि मुझे बताओ मेरे खिलाफ कंप्लेंट किसने की। ये सुनते ही जज उसको तुरंत कस्तूरी का नाम बता देता है, जिसके बाद गोविंदप्पा जज के साथ उसकी पत्नी को वहीं पे खत्म कर देता है। और अगली सुबह न्यूज में खबर आती है कि जज और उसकी पत्नी को उनके घर में घुसकर एक चोर ने मार डाला, जबकि जज को तो गोविंदप्पा ने मारा ना। हालांकि ये खबर कस्तूरी को राम बाबू नाम के इंसान से पता चल जाती है कि गोविंदप्पा ने ये कांड किया और वो गांव में रहता है, राम बाबू गांव में रहता है। कस्तूरी घबरा जाती है और ख्याल रखती है कि इस बारे में किसी भी तरह कार्तिक को ना पता चले। दूसरी तरफ कार्तिक लगातार महा को परेशान करने में लगा होता है ताकि वो पुलिस कंप्लेंट कर दे। कार्तिक के बारे में महा अपने पिता प्रकाश से बताती है, तो प्रकाश कहता है कि इस कार्तिक के बच्चे को मैं पहले गुंडे भेजकर समझवाता हूँ, अगर मान गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं खुद उसको समझाऊंगा। इस बारे में दोस्तों कार्तिक का दोस्त शिवा कार्तिक से बताता है कि भाई तुम्हें कुछ गुंडे पूरे शहर में ढूंढते हुए इधर उधर जा रहे हैं, तो बच के रहना। कार्तिक भी उन गुंडों के लिए तैयार होता है और वो इस वक्त अपनी बहन के साथ सामान लेने के लिए आया होता है। तभी वो देखता है कि एक गुंडा कस्तूरी पर हमला करने जा रहा है, तो कस्तूरी को बिना पता चले वो उस गुंडे को मारकर कर देता है बेहोश, जो कि कस्तूरी देख भी नहीं पाती। अगर कस्तूरी देख लेगी तो कार्तिक को पता है कि मेरी बहन फिर मुझे घर से निकाल देगी, दूसरे देश में भेज देगी। इसीलिए कार्तिक कस्तूरी को एक ऑटो करके उसमें बैठा के घर भेज देता है। लेकिन अब वहाँ दोस्तों और भी गुंडे आ चुके होते हैं, जो कि ऑटो के पीछे भागकर कस्तूरी पे हमला करना चाह रहे होते हैं। तो ये देखकर कार्तिक बिना कस्तूरी को पता लगे उन सभी गुंडों को अलग अलग तरह से मार देता है, जो देखकर प्रकाश के भेजे हुए गुंडे डर जाते हैं और वहीं से चुपचाप चले जाते हैं कि ये तो खतरनाक आदमी है। अब कार्तिक सोच रहा होता है कि ये गुंडे यार थे किसके, जो मेरी बहन के पीछे ऐसे पड़े हुए थे। उसको तो लग रहा था कि मेरी बहन के पीछे पड़े हुए हैं। अब इसका जवाब पाने के लिए कार्तिक उन गुंडों की गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है ताकि उनके बारे में पता कर सके। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि इन गुंडों को कस्तूरी को मारने के लिए गोविंदप्पा ने भेजा था। हाँ दोस्तों, और जब उसे कस्तूरी के भाई कार्तिक का पता चलता है तो वो खुद वाइजैक आकर कस्तूरी को मारने का फैसला करता है, यानी कि वो गुंडे प्रकाश के नहीं थे। अब इसी बीच दोस्तों कार्तिक बड़ी चालाकी के साथ प्रकाश से कॉल करके कह देता है कि मैं आपका इन्फॉर्मर बोल रहा हूँ, शहर में गुंडा जिसका गाड़ी नंबर ये है वो किसी को मारने वाला है। ये सुनते ही प्रकाश तुरंत उस गाड़ी नंबर से गाड़ी का पता करके गोविंदप्पा को भी बीच रास्ते में रोक लेता है। अब ये इलाका गोविंदप्पा का तो है नहीं, इसीलिए वो कुछ कर नहीं सकता। प्रकाश उसकी गाड़ी की तलाशी लेता है तो उसे गाड़ी में कई हथियार मिलते हैं, जिनको देखते ही गोविंदप्पा और उसके आदमियों को अरेस्ट करके उनसे उगलवाने की कोशिश करता है कि तुम कौन हो, क्या करने वाले हो, किसको मारने जा रहे हो। लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं, तो प्रकाश गोविंदप्पा के सारे आदमियों को उसके सामने मारता है, जो देखकर गोविंदप्पा प्रकाश को धमकी देता है कि एसीपी तो बहुत ही गलत कर रहा है, मैं ये भूलूंगा नहीं। तो प्रकाश कहता है कि जाओ जाओ, मुझे धमकी ना दो, ऐसी धमकी तो मैं डेली सुनता हूँ। अब इसी बीच गोविंदप्पा का वहाँ पे वकील आकर उन सभी की जमानत करवा कर लेके जाता है। गोविंदप्पा को वापस आकर कादरी जाना पड़ जाता है। अब दोस्तों वो यहाँ पे कोई क्राइम नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे उसकी एमएलए की सीट खतरे में पड़ जाती। ये सोचकर वो कहता है कि इस कस्तूरी से तो मैं बाद में निपटूंगा। कुछ दिनों के बाद प्रकाश को पता चलता है कि उसका ट्रांसफर फिर से हो गया है और अब उसको कादरी जाना होगा। तो प्रकाश अपनी फैमिली के साथ कादरी चला जाता है, जिस बात से महा बड़ी खुश होती है, क्योंकि अब उसको कार्तिक को झेलना नहीं पड़ेगा, जो कि उसको हर समय परेशान करता रहता है। तो कादरी में जाकर प्रकाश अपनी फैमिली क्वार्टर में पहुंचता है, जहां बाहर से उसको मिलने के लिए इंस्पेक्टर स्वामी आया होता है, जो प्रकाश से कहता है कि सर यहाँ आप मुझे अपना पर्सनल गाइड समझ लीजिए कुछ दिनों के लिए। अब जैसे प्रकाश अपनी फैमिली के साथ क्वार्टर में एंट्री करने वाला होता है, तभी वो अपने सामने कार्तिक को देखता है, जो कि आरती की थाली लेकर उनका स्वागत करने के लिए खड़ा होता है। अब ये देखकर महा और प्रकाश दोनों शॉक कि ये यहाँ पर कैसे और क्यों है। असल में दोस्तों कार्तिक अपनी बहन से यानी कस्तूरी से ये झूठ बोलकर आया है कि वो शिवा के साथ बेंगलोर जा रहा है अपना वीजा का काम करवाने के लिए। तो कस्तूरी को भी लगा कि चलो वीजा का काम हो जाएगा कि तू जा ले, और फिर वो ये भी सोचती है कि कार्तिक नहीं रहेगा तो गोविंदप्पा और वर्धा रेड्डी के खिलाफ जो मेरी लड़ाई है उसको मैं फ्री होकर कर पाऊंगी। लेकिन दोस्तों कार्तिक तो इस वक्त उन्हीं दोनों के इलाके में यानी कादरी में है। आगे कार्तिक प्रकाश से बताता है कि मैं तो यहाँ पे तुम्हारा स्वागत करने के लिए आया हुआ हूँ, और मैंने जब सभी को बताया कि मैं तुम्हारा दामाद हूँ, मतलब होने वाला दामाद हूँ, तो मुझे एंट्री मिल गई। प्रकाश तो तुरंत उसको चले जाने के लिए बोल देता है। तो कार्तिक कहता है ठीक है,
फिर मैं सभी से बता देता हूँ कि कैसे तुम दोनों बाप बेटी ने मिलकर कुछ गुंडों को मुझे मारने के लिए भेजा था। तो इस पर प्रकाश और महा कहते हैं कि हमने तो बस तुमको समझाने के लिए भेजा था। खैर कार्तिक के ऐसा बोलने के बाद प्रकाश उसे अपने घर से नहीं निकाल पाता। वो स्वामी से बाद में बोलता है कि कुछ भी करो लेकिन इसको घर से बाहर निकालो, ये मेरे घर में आकर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। बाकी मैं पहले कादरी के लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन करूंगा, उसके बाद ही ड्यूटी ज्वाइन करूंगा। ये सुनकर स्वामी कहता है कि सर आप कादरी में आए हैं तो प्लीज आपको पहले यहाँ के 2 बाहुबलियों से जाकर मिलना चाहिए। बाकी आप अपने साथ उस कार्तिक को भी ले जाइए, उन दोनों से मिलकर इस कार्तिक की हवा टाइट हो जाएगी। तो कार्तिक अपने दोस्त शिवा के साथ पहले से पुलिस की गाड़ी में बैठा होता है। प्रकाश अब उसके साथ पहले जाता है गोविंदप्पा से मिलने, जिसको देख वो समझ जाता है कि गोविंदप्पा ने क्यों उसका ट्रांसफर यहाँ करवाया है ताकि वो अपना बदला ले सके। अब प्रकाश यहाँ तो गोविंदप्पा को छेड़ भी नहीं सकता क्योंकि ये इलाका उसी का है, गोविंदप्पा का। गोविंदप्पा बड़ी अकड़ में कहता है कि मैं चाहता तो उसी दिन तुम्हें पुलिस स्टेशन में खत्म कर सकता था जब तुमने मुझे अरेस्ट किया, लेकिन मुझे एमएलए का टिकट मिलने वाला है इसीलिए मैं कुछ कर नहीं सकता। अब ये सुनकर कार्तिक बोलता है कि आप प्लीज इन्हें कुछ दिन ना मारिएगा, मैं इनका होने वाला दामाद हूँ, मेरी और इनकी बेटी की शादी हो जाए फिर आप इनको मार डालना, कोई दिक्कत नहीं है। और उसकी इस बात पे हंसकर गोविंदप्पा 2 लोगों को प्रकाश के हवाले करके कहता है कि ये दोनों असल में मेरे दुश्मन वर्धा के आदमी हैं, मुझे मारने आए थे, इन्हें तुम ले जाकर जेल में बंद कर दो। अब प्रकाश जब उन दोनों को लेके जा रहा होता है तभी वो प्रकाश की पकड़ छोड़ाकर गोविंदप्पा पर वापस से अटैक करते हैं और इस बार गोविंदप्पा उन्हें बहुत ही आराम से मार देता है, जो देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। गोविंदप्पा प्रकाश से कहता है कि ये दुश्मनी काफी पुरानी है, मैं और वर्धा एक दूसरे पर ऐसे ही हमला करवाते रहते हैं, तुम्हें बस आज की तरह यहाँ पे आना है और अपना काम करके चले जाना है। तो प्रकाश भी हाँ में सिर हिलाकर चला जाता है, जिसके बाद स्वामी उसे कहता है कि अब समय है वर्धा रेड्डी से मिलने का। गोविंदप्पा को पुलिस स्टेशन और कोर्ट का कोई डर नहीं है, लेकिन वर्धा ने कभी अपनी जिंदगी में पुलिस स्टेशन और कोर्ट नहीं देखा। वो इलीगल काम भी लीगल तरीके से करता है। वर्धा गांव वालों पर काफी जुल्म और अत्याचार करता है। करीब 6 महीने पहले यहाँ एक कलेक्टर अपनी पत्नी के साथ आया हुआ था जिसने वर्धा रेड्डी के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन वर्धा ने उसको सजा देने के लिए अपने हाथ गंदे नहीं किए, बल्कि वर्धा के आदमियों ने गाँव वालों के बेटे बेटी या पत्नी को पकड़ लिया और कहा कि अगर तुम इस कलेक्टर को नहीं मारोगे तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। ये देखकर तो गांव वालों ने ना चाहते हुए भी वर्धा के इस तरह मजबूर करने पर कलेक्टर की जान ले ली। वर्धा और गोविंदप्पा एमएलए का टिकट पाना चाहते हैं, इसीलिए वो दोनों इस वक्त शांत हैं ताकि उन्हें टिकट मिल जाए, नहीं तो दोनों हर समय कुछ न कुछ करवाते रहते हैं, कभी इसको मरवाते रहते हैं कभी उसको। वर्धा की पत्नी उसको काफी ज्यादा मानती है। अगर कोई उससे कहे कि अगर तुम वर्धा के फायदे के लिए आग में कूद जाओ, वो कूद जाएगी। उसका एक बेटा भी है लेकिन वो पूरा नालायक है। खैर ये सभी लोग फिर वर्धा के घर पे पहुंच जाते हैं जहाँ वो किसी तरह की कोई पूजा करवा रहा होता है। वर्धा प्रकाश को देख के कहता है कि तुम और गोविंदप्पा मुझे जेल भेजने के लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हो, है ना? तो प्रकाश कहता है नहीं सर, मैं तो खुद उस गोविंदप्पा को अपना दुश्मन मानता हूँ। वर्धा कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या? और वो प्रकाश से इतना कह के जबरदस्ती एक बकरे की गर्दन काटकर उसकी बलि देता है, जिसके बाद प्रकाश घर आ जाता है और उसके कपड़ों पे खून देखकर जब महा पूछती है कि ये किसने किया, किसका खून है, प्रकाश अपने परिवार को वर्धा और गोविंदप्पा के बारे में बताता है। इस पॉइंट पर दोस्तों महा के दिमाग में आता है प्लान, जिससे वो प्रकाश से शेयर करती है। प्रकाश महा के साथ कार्तिक से जाकर कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो उसके लिए तुम्हें वर्धा को पीटना होगा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरी तरह मेरी बेटी की हिफाजत कर भी पाओगे कि नहीं। बाकी गोविंदप्पा को तो मैं पुलिस स्टेशन तक घसीट के लेके जा चुका हूँ, इसलिए तुम वर्धा को पीटो। अब ये चीज सुनकर कार्तिक इसके लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके लिए सबसे ऊपर है उसका प्यार, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। अब यहाँ महा को तो लग रहा होता है कि वर्धा नहीं जीत पाएगा ये शर्त, क्योंकि अगर उसने ऐसा करने की हिम्मत की तो वर्धा उसको निपटा देगा। दोनों ही तरीकों में महा का फायदा हो रहा था, क्योंकि उसको कार्तिक से छुटकारा चाहिए। लेकिन कार्तिक बढ़िया सा प्लान बनाता है कि वो वर्धा को भीड़ में तब पीटेगा जब वो कादरी फेस्टिवल में नरसिम्हा रथ यात्रा में आएगा। उस दौरान काफी भीड़ होती है, तो उसी का फायदा उठाकर वो अपना काम कर लेगा, क्योंकि हर वक्त वर्धा के साथ करीब 10 बंदे चलते हैं। इसी बीच वर्धा को पता चलता है कि उसका खौफ लोगों में ज्यादा था, तो इसीलिए एमएलए का टिकट गोविंदप्पा को दे दिया गया। और इस खबर से गोविंदप्पा तो खुश होता है, लेकिन वर्धा अब उसको मारने का प्लान बनाता है ताकि एमएलए की टिकट उसे मिल जाए। इसके लिए वर्धा भी वही प्लान बनाता है कि वो गोविंदप्पा का खेल कादरी फेस्टिवल की भीड़ में खत्म करेगा, तो उस पर कोई इल्जाम नहीं आएगा। इसी बीच गोविंदप्पा को एक पुलिस वाला कॉल करके एक खबर देता है, जिसको सुनते ही गोविंदप्पा कहता है कि मेरे दुश्मनों को मेरा एमएलए टिकट मिलना अच्छा नहीं लग रहा, समय आ गया है उन्हें सबक सिखाने का। मैं अब इस दुश्मनी को कादरी फेस्टिवल के दौरान खत्म कर दूंगा। यानी कि सारा खेल दोस्तों कादरी में होने वाला है फेस्टिवल के दिन। तो अब ये तीनों ही कादरी फेस्टिवल में पहुंच जाते हैं, जहाँ काफी ज्यादा लोगों की भीड़ होती है। इस भीड़ में कार्तिक अपने चेहरे को कलर से छिपाकर कुछ गुंडों को मारने लग जाता है, जो कि सभी होते हैं गोविंदप्पा के आदमी। बाकी वर्धा और गोविंदप्पा जब आमने सामने होते हैं तो गोविंदप्पा देखता है कि उसके सारे आदमी न जाने कहाँ गायब हो गए। उन्हें तो असल में कार्तिक ने मारकर बेहोश कर दिया था। ये देख तो अब गोविंदप्पा खुद ही वर्धा की तरफ एक धारदार हथियार लेकर बढ़ता है, जो देखकर कार्तिक भी तेजी के साथ एक पल में गोविंदप्पा का गला धड़ से
अलग कर देता है। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कार्तिक की बहन कस्तूरी भी आई होती है। यानी कार्तिक मारने वाला था गोविंदप्पा को, ना कि वर्धा को। बाकी गोविंदप्पा को मारने के बाद कार्तिक वहाँ पे कहता है वर्धा रेड्डी की जय, वर्धा रेड्डी की जय, जिससे सभी लोग सोचते हैं कि गोविंदप्पा को असल में वर्धा ने मरवाया। अब उस दौरान कार्तिक के चेहरे पे कलर लगा हुआ था तो वर्धा उसका चेहरा भी देख नहीं पाता। बाकी कार्तिक भीड़ में कहीं गुम हो जाता है। उसके बाद अब वर्धा का एमएलए टिकट भी कैंसिल कर दिया जाता है। बौखला जाता है पूरी तरह, क्योंकि सभी को लग रहा है कि वर्धा ने गोविंदप्पा को मार दिया। अब उसको टिकट नहीं मिलती, इसीलिए वो अपने आदमियों से कहता है कि कुछ भी करके पता लगाओ कि वो कौन था जिसने गोविंदप्पा को मारा। इसी बीच कार्तिक को हम वासु और कस्तूरी के सामने देखते हैं, जहाँ वासु और कस्तूरी उससे कहते हैं कि तुम तो बेंगलोर गए हुए थे ना, फिर यहाँ कैसे, और तुमने गोविंदप्पा को क्यों मारा। कार्तिक बताता है कि जब मैं दीदी आपके साथ मार्केट गया था ना, तो आप पे हमला हुआ। मैंने प्रकाश सर की मदद से पता लगाया कि ये काम गोविंदप्पा का है। वो आपको मारने के लिए वाइजैक तक आ गया था। बस तो फिर उसके बारे में और बढ़िया जानकारी निकाली, खत्म कर दिया उसको फेस्टिवल के दिन। और दीदी आप बताओ कि आपका उस गोविंदप्पा से लेना देना क्या है। तो कस्तूरी बताती कि मैं तुम्हें अपने काम की डिटेल्स नहीं दे सकती, और तुमने ये मेरी जान बचाने के लिए किया, लेकिन तुमने कानून भी तो हाथ में लिया है। और फिर उसको मारने के बाद तुमने एक बात बताओ, वर्धा का नाम क्यों लिया। तो कार्तिक कहता है कि मैंने ऐसा इसीलिए किया ताकि मुझे पुलिस अरेस्ट ना करे और उनका शक मुझ पे ना जाए, इसीलिए, क्योंकि अगर मैं जेल चला गया तो तुम्हारी हिफाजत कौन करेगा दीदी। ये सुनकर कस्तूरी बुरी तरह गुस्सा हो जाती है। कहती है एक बात बताओ, तुम खुद को समझते क्या हो, तुम जानते हो तुमने कर क्या दिया है। अरे मेरा भाई कभी एक क्रिमिनल नहीं हो सकता। तो वो कार्तिक को घर से निकल जाने के लिए कह देती है। कार्तिक भी उदास होकर आ जाता है घर से। अब इसके बाद उसे किसी तरह शिवा खाना खाने के लिए राजी करता है। तो वहाँ पर महा आकर उससे कहती है कि तुमने अपनी दीदी को बचाने के लिए मेरी फैमिली को रिस्क में डाला, तुम भला आदमी कैसे हो रे। कार्तिक उसकी बात पर कहता है कि हर कोई मुझे गलत कह रहा है, तुम भी कह लो कह लो। इतने पे वहाँ गाँव में रहने वाला राम बाबू आता है और वो कार्तिक से कहता है कि तुमने बहुत ही ज्यादा गलत किया है गोविंदप्पा को मारकर। राम बाबू बताता है कि कई साल पहले जब वर्धा और गोविंदप्पा साथ में मिलकर काम करते थे, तब यहाँ पर एक एमआरओ आया था। एमआरओ मतलब मंडल रेवेन्यू ऑफिसर। उस वक्त वर्धा और गोविंदा ने मिलकर गांव वालों को मजबूर किया कि वो उस लोन को ना चुकाएं जिन्हें उन्होंने अपने मुश्किल समय में बैंक से लिया था। उन्होंने हमें डरा धमकाकर लोन की किश्त नहीं देने दी, जिस कारण हमारी जमीन को बैंक ले गया और ऑक्शन में डाल दी। फिर वहाँ ऑक्शन में वर्धा और गोविंदा ने जब अपना मुंह खोला तो कोई भी नहीं बोल पाया कुछ, और सारी जमीन की बोली लगाकर सस्ते में उन दोनों ने वो अपने नाम करवा ली। और जब इस बारे में हमने एमआरओ से बताया तो उन्होंने बैंक के लोगों को मना किया ऑक्शन करने से, ऑक्शन को रुकवा दिया और गांव वालों से बोला कि वो सभी को जमीन वापस दिलवाएगा। लेकिन फिर ये चीज वर्धा और गोविंदा से बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने एमआरओ और उसकी पत्नी को चलाकर मार डाला, वो भी सभी के सामने। बाकी ये देखकर एमआरओ की बेटी अपने छोटे भाई को लेकर वहाँ से भाग गई। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसको भी मार दिया जाता। इसके बाद गोविंदप्पा के भाई को वर्धा की बहन से प्यार हो गया। जो बात जब वर्धा को पता चली तो उसने गोविंदप्पा के भाई को जिंदा जमीन में दफन करवा दिया। बस उसी दिन से दोनों में दुश्मनी चल रही है। उसके बाद करीब 5 साल पहले कस्तूरी हमारे पास आई। उसने हमें हिम्मत दी कि हमें इंसाफ दिलाएगी। उसने कलेक्टर को दोनों के बारे में बताया। कलेक्टर ने भी हमारा साथ दिया, लेकिन उस वर्धा ने हमसे कलेक्टर को मरवा दिया, जिस पर वर्धा पे इल्जाम ना आए और हमारे देश में भीड़ पर कोई केस होता नहीं। तो इस बारे में जब कस्तूरी को पता चला तो उसने हार नहीं मानी, बल्कि डीजीपी से बात करके उन्हें मनाया और उनसे कहा कि वो गोविंदप्पा को पहले अरेस्ट कर ले ताकि वो एमएलए ना बन पाए। कादरी फेस्टिवल में कस्तूरी गोविंदप्पा को अरेस्ट करवाने आई थी, लेकिन तुमने उसे मारकर सब खराब कर दिया। अब वर्धा पूरी तरह से आजाद है। तुम्हारे गुस्से ने सब खराब कर दिया। जानते हो वो एमआरओ और उसकी पत्नी कौन थे? वो तुम्हारे माता पिता थे। कस्तूरी उन्हीं के लिए उनके वादे को पूरे करने में लगी हुई है जो उन्होंने गांव वालों से किया था। और दोस्तों अब हमें फ्लैशबैक के जरिए दिखाया जाता है कि कैसे कस्तूरी ने एक घर में मेड का काम किया, लेकिन वो फैमिली बड़ी अच्छी थी। उन्होंने कस्तूरी को अपने बेटे के साथ पढ़ाया, साथ ही उन्होंने कार्तिक की भी स्कूलिंग करवाई। बाद में जब कस्तूरी उस लायक हो गई ना, तो उसने अपने भाई को अपने पैसों से इंजीनियरिंग करवाई, और जिनके यहाँ पे कस्तूरी रहती थी उन्होंने अपने बेटे वासु से उसकी शादी करवा दी, क्योंकि वो दोनों प्यार करने लगे थे एक दूसरे से। अब अपनी बहन की सच्चाई जानकर कार्तिक वहाँ से आंख में आंसू लिए निकल जाता है। जिसके बाद अगले सीन में हम वर्धा को देखते हैं, जो कि अभी भी उस इंसान को ढूंढ रहा है जिसने गोविंदप्पा को मारकर उसका नाम ले लिया। लेकिन दोस्तों उसे उस आदमी का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा होता है। पर तभी उसके पीछे हम कार्तिक को देखते हैं। वर्धा भी कार्तिक की परछाई देखकर जैसे ही पीछे मुड़ने जाता है, कार्तिक उसको पीछे से पकड़कर कहता है कि तुमने जो दर्द मेरी फैमिली को दिया है ना, वो मैं तुम्हें वापस दूंगा, और मैं तुम्हारे सामने तभी आऊंगा जब तक मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन और कोर्ट के दर्शन ना करवा दूं। तुम्हें बहुत ही घमंड है ना कि आज तक तुम पुलिस स्टेशन और कोर्ट नहीं गए। इस बदले की शुरुआत गोविंदप्पा की मौत से शुरू हो चुकी है। इतना कहकर कार्तिक वर्धा को एक तरफ धक्का देकर साइड हो जाता है। अब वर्धा तो यहाँ पर ये जानना चाहता था कि ये किया किसने। इसके पहले वो एक चाल चलता है। वर्धा एक आदमी को पैसे देकर उसे पुलिस स्टेशन में जाकर
कबूल करने के लिए कह देता है कि उसने गोविंदप्पा को मारा। और वो आदमी ऐसा बोलेगा पुलिस स्टेशन में कि मैं वर्धा को बहुत मानता था, बाकी मैं उसको पर्सनली नहीं जानता और मैंने वर्धा के लिए ही गोविंदप्पा को मारा ताकि वर्धा को एमएलए का टिकट मिल जाए। अब इस खबर की वजह से पार्टी वर्धा को एमएलए का टिकट दे देती है, क्योंकि इससे ये हो गया ना कि वर्धा ने नहीं मारा। क्योंकि इससे एक चीज तो क्लियर हो गई कि वर्धा का इसमें कोई भी हाथ नहीं है, वो तो उस आदमी ने मार दिया बस, जिसको पाकर वो बड़ा खुश होता है। बाकी इसके बाद वो इस बारे में सोचता है कि वो दुश्मन कौन हो सकता है जिसने गोविंदप्पा को मारा। जरूर वो ऐसा कोई है जिसका हम दोनों ने कुछ बुरा किया होगा, यानी कि मैंने और गोविंदप्पा ने। अब इन दोनों ने मिलकर गांव वालों और किसानों के साथ काफी जुल्म किए थे, इसलिए वर्धा अपने आदमियों को गांव भेज देता है उन्हें मारकर डराकर पूछने के लिए कि गोविंदप्पा को कौन मार सकता है। जिसके बाद कार्तिक अब एक प्लान बनाता है। वो गोविंदप्पा की कजन सिद्धप्पा को कॉल करके बुला लेता है, जो कि अमेरिका में रहता है। सिद्धप्पा से कार्तिक बताता है कि तुम्हारे भाई समान कजन को किसी और ने नहीं बल्कि वर्धा ने मारा। और फिर क्या था, सिद्धप्पा अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए वर्धा से लड़ने के लिए आ जाता है। तो वो कार्तिक के साथ वर्धा के सामने जाता है और कार्तिक सिद्धप्पा के पीछे छिपकर उसे बताता है कि क्या बोलना है। वो सिद्धप्पा से वही बातें कहलवाता है जो कार्तिक ने वर्धा से तब कही थी जब वो उसको धमकाने आया था, जिससे वर्धा को यकीन हो जाता है कि वो सिद्धप्पा ही है। यानी कि उसको लगता है कि गोविंदप्पा को मारने वाला सिद्धप्पा ही है और यही मुझे भी मारने आ गया था, उस दिन धमकी देने आ गया था। लेकिन फिर वर्धा के दिमाग में एक चीज खटकती है। वो सिद्धप्पा से कहता है कि तुम तो मुझे अपनी शक्ल अभी नहीं दिखाने वाले थे, तुम तो तब दिखाने वाले थे ना जब तुम मुझे कोर्ट और पुलिस स्टेशन में लेके जाते। जिसपे कार्तिक के कहने पे सिद्धप्पा बोल देता है कि ऐसा कोई नियम है क्या, जो आज कह दिया तो वही करूंगा। बस तुम इतना समझ लो कि आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तुमने मेरे भाई को मारा, तुम्हें तो सजा दिलवा के रहूंगा। अब वर्धा कहता है कि मैंने तुम्हारे भाई को मारा, मुझे तो लगता था तुमने अपने भाई को मारा। अरे मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, किसी ने तुम्हारे भाई को मार दिया है। लेकिन सिद्धप्पा उसकी एक नहीं सुनता। अब इससे पहले सिद्धप्पा को वर्धा मारने जाता, उसकी पार्टी उसे रोक देती है, क्योंकि वो तो अमेरिका से आया हुआ एनआरआई है ना दोस्तों, तो वर्धा उसे यहाँ कुछ नहीं करेगा। किया तो मामला दिल्ली तक जा सकता है और वर्धा का एमएलए टिकट भी कैंसिल हो सकता है, इसलिए वर्धा उसे कुछ नहीं करता। अब आगे सिद्धप्पा की मदद से कार्तिक उस आदमी को ढूंढ निकालता है जिसने गोविंदप्पा को मारने का इल्जाम अपने सर ले लिया था। वो था ना एक आदमी वर्धा के कहने पे जिसने ये किया, तो अब वो बेल पर बाहर है, बाकी उसके ऊपर केस चल रहा है। सिद्धप्पा उसे पकड़कर मजबूर करता है कि वो लाइव टीवी पर बोले कि उसे ऐसा करने के लिए वर्धा ने पैसे दिए थे, और ये चीज वो सभी के सामने बोल देता है और वर्धा का इस तरह टिकट कैंसिल हो जाता है, जिससे फिर तो हो जाता है वर्धा का दिमाग खराब। लेकिन वर्धा का बेटा पता कर लेता है कि गोविंदप्पा के खिलाफ केस किया था कस्तूरी ने, जो कि उसी एमआरओ की बेटी है जिसे वर्धा ने मारा था जलाकर। कस्तूरी का एक भाई भी है कार्तिक, उसी ने गोविंदप्पा की जान ली और साथ ही वर्धा को धमकी दी उसके घर में घुसकर। और ये बात पता लगते ही वर्धा तुरंत कार्तिक को कॉल करके कहता है कि तू है कौन रे, तू जो भी है मुझे पता चल गया है और अब देख मैं तेरी बहन के साथ क्या करता हूँ। तो ये सुनकर कार्तिक कहता है कि देख वर्धा, तेरी दुश्मनी मुझसे है, दीदी को कुछ ना करना, और अगर तुमने कुछ किया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वर्धा तो हंस के कॉल काट देता है और उसी के साथ कस्तूरी की गाड़ी को वर्धा एक ट्रक से एक्सीडेंट करवा देता है। प्रकाश की मदद से कस्तूरी के मोबाइल को ट्रेस करके कार्तिक तुरंत वहाँ एक्सीडेंट वाली जगह पे पहुंच जाता है, जहां से वो अपनी घायल बहन को लेकर सीधे पहुंच जाता है हॉस्पिटल। उसे फिर आईसीयू में एडमिट किया जाता है। अब जब वर्धा को पता चलता है कि कस्तूरी बच गई, तो वो अपने ढेर सारे गुंडे हॉस्पिटल भेजता है कस्तूरी को मारने के लिए, पर उसके सामने खड़ा हो जाता है कार्तिक। वो उन सभी लोगों को हॉस्पिटल में ही नहीं घुसने देता और उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। इसी बीच सिद्धप्पा वर्धा से कॉल करके कहता है कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरे दोस्त को कुछ हुआ तो देख लेना। उसकी बातें सुनकर वर्धा हंसते हुए कहता है, अरे गोविंदप्पा को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तेरा दोस्त कार्तिक है, उसने तेरा इस्तेमाल किया, लेकिन अब वो बचेगा नहीं। इधर कार्तिक वर्धा के भेजे हुए सारे गुंडों से लड़कर उन्हें मार गिराता है, जिसके बाद जब कस्तूरी को होश आता है तो कार्तिक उससे मिलने के लिए जाता है, लेकिन कस्तूरी उसकी शक्ल भी देखने से इनकार करती है, इसलिए कार्तिक वहां से बाहर आ जाता है। कुछ देर के बाद दोस्तों महक कस्तूरी से आकर बताती है कि कार्तिक ने गोविंदप्पा की मौत के बारे में कबूल करके पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। और ये जानकर कस्तूरी कहती है कि ये तो उसे बहुत ही पहले कर देना चाहिए था, काश कि वो जेल में रहकर सुधर जाए, क्योंकि किसी को भी कानून को अपने हाथों में लेने का अधिकार नहीं है। अगले दिन हम वर्धा को कोर्ट में अपनी पत्नी के साथ आते हुए देखते हैं, जहां पर कार्तिक कहता है कि मैंने गोविंदप्पा को वर्धा के कहने पे मारा है। तो वर्धा कहता है ये तो झूठ है। तो इस पर वर्धा की पत्नी ही उसके खिलाफ गवाही देती है कि कार्तिक सच बोल रहा है, वर्धा के कहने पर ही उसने गोविंदप्पा की जान ली। अब पत्नी को झूठ बोलते देख वर्धा उस पर बड़ा गुस्सा होता है, और जो वर्धा 40 सालों तक कई गलत काम करके बचता आया है, आज कोर्ट में उसे उस गुनाह की सजा मिल रही है जो उसने किया ही नहीं। खैर बढ़िया ही है। अब इस दौरान वर्धा और कार्तिक दोनों को ही 14 दिन की रिमांड पे ऑर्डर आया जाता है।
बाहर आकर वर्धा की पत्नी उसे बताती है कि मैंने ये हमारे बेटे की जान बचाने के लिए किया। असल में दोस्तों वर्धा के बेटे को कार्तिक ने उठा लिया था और फिर उसने वर्धा की पत्नी को कॉल करके कहा कि अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हो तो कोर्ट में ये बोल दो, इससे तुम्हारा बेटा बच जाएगा और जेल में तुम्हारे पति को भी जान नहीं जाएगी। अपनी पत्नी का यह सच सुनते ही वर्धा तुरंत जाकर कार्तिक के पेट में चाकू से वार करता है, जो चाकू उसे उसके ही एक आदमी ने दिया होता है। और कार्तिक यहाँ उसी चाकू से वर्धा को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वो अपनी बहन के रोकने पे रुक जाता है। ये देखकर वर्धा उसी चाकू से 2 और बार कार्तिक के पेट में वार करता है, जिस पर आखिरकार कस्तूरी प्रकाश की गन लेकर वर्धा को गोली मार देती है और जल्दी से कार्तिक के पास आती है, जो कि बड़ा घायल हो चुका था। वो कहती है कि भाई तू सही था, बदला ऐसे ही लेना चाहिए। इंसाफ के कई प्रकार होते हैं, लेकिन वर्धा जैसे लोगों को जितनी जल्दी खत्म किया जा सके उतना बढ़िया है। मुझे पता है कि तू चाहता तो कब का इसको मार सकता था, लेकिन तूने मेरे विश्वास जीतने के लिए उसे कोर्ट में घसीटा। पुलिस भी बाद में कार्तिक को छोड़ देती है दोस्तों, क्योंकि कस्तूरी कोर्ट में साबित कर देती है कि उसने मेरी जान बचाने के लिए गोविंदप्पा की जान ली। और लास्ट में हम सिद्धप्पा को देखते हैं, जिससे पता तो चल चुका है कि उसके कजन की जान कार्तिक ने ली, लेकिन उसको नहीं पता था कि गोविंदप्पा ने गाँव वालों की जमीन गलत तरीके से उनसे छीनी और उन पर कई अत्याचार भी किए। इस वजह से वो समझ जाता है कि उसका कजन ही गलत था और कार्तिक सही था। बाकी वो गांव वालों की सारी जमीन उनको लौटा देता है, जिससे कार्तिक और कस्तूरी बड़े खुश, क्योंकि उन्होंने अपने पिता का वादा पूरा कर दिया जो कि उन्होंने गांव वालों से किया था। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।